Hello friends, welcome to my channel Beats of Board. In today's video, we learn about the chapter number 7 of First Flight English Literature of Class 10 CBSE Board. तो चैप्टर नंबर 7 जो कि हमारा ग्लिम्सेज ऑफ इंडिया, इसमें जो है बेसिकली हम इस स्टोरी के जो है 3 पार्ट से और तीनों में अलग अलग कहानियाँ हैं इंडिया के बारे में। तो उन तीनों का एक्सप्लेनेशन जो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम चैप्टर इसके देख लेते हैं कि हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं ग्लिम्सेज ऑफ इंडिया में। तो जो ये चैप्टर है ग्लिम्सेज ऑफ इंडिया, इसमें 3 पार्ट्स हैं। पहला जो पार्ट है हमारा वो है एक बेकर का है, जो कि गोवा के एक बेकर के बारे में है जिसके राइटर हैं लूसियो रॉड्रिग्स हैं, ठीक है। और सेकंड पार्ट जो हमारा वो है कुर्ज, जिसके राइटर लोकेश अब्रोल हैं। और थर्ड पार्ट जो हमारा वो है टी फ्रॉम असम। इसमें हम असम में जो चाय की खेती होती है हम सभी जानते हैं, तो वहाँ के बारे में जो है कुछ यहाँ पे बताया गया है। वो अरूप कुमार दत्ता इसके राइटर हैं। तो जब सबसे फर्स्ट पार्ट है हमारा, ये एक द फर्स्ट पार्ट इज ए पेन पोर्ट्रेट ऑफ ए ट्रेडिशनल गोन विलेज बेकर और पेडर हु स्टिल हैज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन गोन कल्चर ऑल्सो द पोर्तुगीज हैव लेफ्ट इंडिया लॉन्ग द बैक। इस जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, उसमें गोवा के जो है गोवा के गांव का गोवा के एक विलेज का जो बेकर होता है, जिसको कि उस टाइम पर मतलब बेकर को जो है बेकर नहीं बोला जाता था, पेडर बोला जाता था। तो उसका अभी भी गोवा में क्या इम्पोर्टेंस है वहाँ के गोवा के कल्चर में। और जो पोर्तुगीज़ बेकर्स होते हैं उनको पेडर बोला जाता है। वो इंडिया में जो है मतलब इंडिया को छोड़ के वो जा चुके हैं, तभी भी उनका जो कुछ हिस्सा हम कह सकते हैं, मतलब उनका कुछ हम बोल सकते हैं कि उनका अवशेष के रूप में जो है अभी भी वो मौजूद है भारत में। और सेकंड पार्ट जो है हमारा वो कुर्ज की एक कहानी उसमें है, जो कि कुर्ज एक कॉफ़ी कंट्री है, मतलब एक कॉफ़ी प्रोड्यूस करने वाला एरिया है। और यहाँ के जो रैन फॉरेस्ट हैं, यानी यहाँ पे जो बहुत ही घने घने जंगल हैं और यहाँ पे मसालों की खेती होती है, तो इन सब के कारण कुर्ज जो है वो फेमस है। और थर्ड पार्ट जो है हमारा, ये असम में टी प्लांटेशन होता है उसके बारे में है। तो सबसे पहले हम कैरेक्टर्स देख लेते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टर हम इसमें देखेंगे। तो पहला और दूसरा, इसमें तो बेसिकली कोई मेन कैरेक्टर नहीं है, ऐसे वहाँ के मतलब जनरल नॉलेज के तरह जो है वो दिया हुआ है। जो हमारा थर्ड पार्ट है टी फ्रॉम असम, इसमें मेनली 2 कैरेक्टर्स होंगे। जो पहला होगा हमारा वो राजवीर होगा। और राजवीर कौन होता है? वो दिल्ली का एक यंगस्टर होता है और दिल्ली का एक किशोर लड़का होता है। और वो एक ऐसा इंसान होता है जो कि हमेशा नई चीज़ें सीखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड होता है, बहुत ही मतलब वो जिज्ञासु टाइप का होता है। जो सेकंड कैरेक्टर जो होता है हमारा, वो प्रांजल होता है और वो राजवीर का क्लासमेट है और उसका फ्रेंड भी है और वो असम में ही रहता है। तो सबसे पहले पार्ट फर्स्ट जो हमारा ए बेकर फ्रॉम गोवा, इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो ए बेकर फ्रॉम गोवा, तो सबसे पहला पैराग्राफ इसका है ब्रेड मेकिंग इन गोवा। गोवा में कैसे जो है ब्रेड मेकिंग होता है, क्या प्रोसेस है वहाँ का, उसके बारे में इसमें दिया हुआ है कि जो गोवा के विलेज बेकर होते हैं, गोवा के गांव के जो बेकर्स होते हैं, वो बहुत ही वो वहाँ पे ट्रेडिशनल चलन है ये बेकिंग का। और वो आज भी जो है अपने गोन्स क्या एक वो वैरायटी है ब्रेड की, तो उसके लिए फेमस है। ब्रेड मेकिंग का जो ये प्रोसेस है वो पोर्तुगीज़ के दिनों से ही, जब वहाँ पे पोर्तुगीज़ रहते थे तभी से ये जो प्रथा है ब्रेड मेकिंग की वो चली आ रही है। और वो ब्रेड के लवर्स थे, यानी ब्रेड को वो बहुत ही पसंद करते थे। ब्रेड मेकिंग जो था वहाँ पे एक कला के रूप में प्रचलित था, कि मतलब जिसमें परफेक्शन चाहिए होता था। मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी जाके जो है ब्रेड बनाने लग जाएगा, कोई भी पेडर बन जाएगा, ऐसा नहीं था। उसमें परफेक्शन चाहिए होता था। जो उसके बनाने के अलग अलग प्रोसेसेस थे, अलग अलग स्टेप, जैसे कि मिक्सिंग हो गया, माउल्डिंग हो गया, बेकिंग हो गया, ये सब इन सब का जो है अलग अलग एरिया था स्पेशलाइजेशन। मतलब उसमें हर स्टेप का जो है एक मास्टर होता था ब्रेड को बनाने के लिए। जो द लोव्स वर बेक्ड इन टाइम टेस्टेड फर्नेसेज, जो ब्रेड के जो बड़े बड़े लोव्स होते थे वो जो है वहाँ पर फर्नेसेज में उन सबको बेक किया जाता था। और ये जो प्रोफेशन था वो जो बेकर्स, मतलब जो अभी इसमें ये बताया जा रहा है कि जो बेकर्स जो बनाते थे ब्रेड को, तो उनका जो ट्रेडिशन था वो अभी भी प्रेजेंट है वहाँ पर गोवा में। नेक्स्ट पैराग्राफ जो हमारा वो है द ऑथर्स चाइल्डहुड डे रिकॉर्ड, जिसमें जो राइटर होता है हमारा वो अपने समय की कहानी बताता है कि उसके समय में पेडर्स जो है कितने फेमस थे गोवा में। तो जब ऑथर जो लेखक थे हमारे, जब वो छोटे थे, जब वो एक बच्चे थे, तो उस समय की कहानी बता रहे हैं कि राइटर को जो है अपने चाइल्डहुड के दिन याद है, जबकि जो बेकर था उस समय का, उनके गाँव का, वो उनका दोस्त हुआ करता था, उनका कंपेनियन था और उनको गाइड भी देता था।
उस दिन का जो वहाँ पर जो पेडर था, जब लेखक छोटे थे तो उस टाइम जो पेडर था वो उनके घर के सामने सुबह दिन में 2 बार गुजरता था। एक बार सुबह में जब वो बेचने के लिए अपने मतलब डिब्बे में जो है सारे ब्रेड्स को भर कर जाता था एक बार उस टाइम, और उसके बाद से वापस जब पूरे गांव में बेच के जब रिटर्न होता था तो दोबारा जो है उनके घर के सामने से गुजरता था। वो जो है वो एक द जिंगलिंग थॉट ऑफ द बम्बू ही कैरिड वोक देम अप इन द मॉर्निंग। वो क्या जो पेडर था वहाँ पे, तो वो जैसे ब्रेड, एक हाथ में ब्रेड लिया रहता था और एक हाथ में जो है बांस का डंडा लिया होता था जिसमें कि कुछ ऐसे लगा होता था साउंड प्रोड्यूस करने वाला इंस्ट्रूमेंट, जिससे कि उससे झंग झंग की आवाज़ आती थी, जिस उसी से जो है उस टाइम के सारे बच्चे जो है उठते थे, और उसी में से लेखक भी थे हमारे, जो कि उसके बम्बू की झंझंग की आवाज़ सुनकर उठ जाते थे और दौड़े दौड़े उनसे मिलने आ जाते थे पेडर से, क्योंकि वो उनका दोस्त हुआ करता था। वे ब्रेड बैंगल्स यानी जो बैंगल्स जो ब्रेड होता है वो बैंगल्स की तरह वहाँ पे अलग अलग वैरायटी के, अगर हम गूगल पे करें पोर्तुगीज़ ब्रेड तो हम सब उसको देख सकते हैं। तो बैंगल्स की तरह ब्रेड वहाँ पे बनता था, तो उस ब्रेड बैंगल्स लेने के लिए वो दौड़ते थे। और एक स्वीट ब्रेड, मीठा ब्रेड एक स्पेशल टाइप का वहाँ पे बनता था जो कि बच्चों को बहुत पसंद था, तो उसको लेने के लिए सभी जो है दौड़े दौड़े पेडर के पास जाते थे उसकी आवाज़ सुनकर सुबह में। डिलीवरिंग द लोव्स। अब थर्ड पैराग्राफ जो हमारा कि कैसे जो है ब्रेड की डिलीवरी होती थी। तो जैसे ही बेकर आता था वो तो उस हर घर से जो है वो एक लेडी आती थी बाहर, और जो कि उनको जो है गुड मॉर्निंग विश करती थी। उसके बाद से चिल्ड्रंस बाहर आते थे और लोव्स को एक एक कर ब्रेड लोव्स को एक एक करके लेते थे, और मैड सर्वेंट जो होती थी यानी उनके घर की नौकरानी वो ले लेती थी और वही जाके घर पे उस घर के सारे सदस्यों को दे देती थी। फिर जो ऑथर है हमारे, वो जो लेखक है हमारे, वो याद करते हैं रिकॉल द अरोमा ऑफ लोव्स दैट फिल्ड द एयर। उस दिन को याद करते हैं जिस समय जो है जब वो छोटे थे, तो जो ब्रेड के लोव्स की जो खुशबू थी, जो ब्रेड की खुशबू थी वो किस तरह वहाँ के हवा में मिश्रित थी, मतलब उस वहाँ के हवा से उनको पता चल जाता था। तो उन दिनों को वो याद करते हैं। उसके बाद से वो बोलते हैं कि जो बच्चे होते थे वो अपने दांतों को बिना ब्रश किए ही ब्रेड बैंगल्स लेने के लिए सुबह उठ के ही दौड़ जाते थे, और उसको जो है वो चाय के साथ बिना ब्रश किए ही खा जाते थे, क्योंकि वो लोग बोलते थे कि वो जो ऑथर थे जब वो छोटे थे तो अपने बचपन में वो बोलते थे कि शेर ब्रश थोड़ा ना करता है, शेर तो ब्रश नहीं करता है, वो तो ऐसे ही खा लेता है, तो मैं भी शेर हूँ इसीलिए मैं भी बिना ब्रश की खाऊंगा। और वो ऐसे बोलते थे कि जब वो चाय पियेंगे तो उनका पूरा मुंह साफ हो जाएगा, उसी से तो फिर ब्रश करने की क्या ज़रूरत है। ऐसा बोल के वो लोग एक्सक्यूज़ देते थे और ब्रेड को बिना ब्रश किए ही खा जाते थे। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ जो हमारा है कि वहाँ के ट्रेडिशनल सेरेमनीज़ में जो है अलग अलग ओकेजन जो होते हैं वहाँ पर ब्रेड की क्या इंपॉर्टेंस थी। तो वहाँ पर बहुत सारे प्रकार के जो है बहुत सारी वैरायटीज़ ब्रेड की बनती थी, जो कि अलग अलग ओकेजन्स पर उनका अपना एक इम्पॉर्टेंस होता था। कोई भी मैरिज जो है वो कंप्लीट नहीं था जब तक कि वहाँ पर जो है ट्रेडिशनल बॉल एक ब्रेड होता है, स्पेशल टाइप का ब्रेड होता है जिसको कि बॉल बोला जाता है, तो जब तक वो नहीं दिया जाता था तब तक मैरिज को अनकम्प्लीट माना जाता था। जो उस हाउस की लेडी होती थी वो सैंडविचेस बनाती थी, मतलब किसी भी हाउसेज की जो लेडी होती थी वो अलग अलग ओकेशंस पर या अपने डॉटर्स की इंगेजमेंट पर जो है सैंडविचेस बनाती थी ब्रेड के। और बॉलिनहाज एक स्पेशल टाइप का ब्रेड डिश है ये भी, तो ये बनाते थे वो लोग क्रिसमस के ओकेशन पर और दूसरे फेस्टिवल्स पर। एक टाइप का मीठा ब्रेड ये भी होता था बॉलिनहाज। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ जो हमारा कि द बेकर्स ड्रेस, इसमें बेकर ड्रेस कैसा पहनता था इसके बारे में बताया गया है कि जो बेकर्स होते हैं उस टाइम जो ड्रेस पहनते थे उसको कबई बोला जाता था। ये एक लॉन्ग फ्रॉक टाइप की ड्रेस होती थी जो कि उनके घुटनों से थोड़ा नीचे आता था, और वो ट्राउजर्स भी पहनते थे जो कि उनके फुल लेंथ से छोटा होता था, यानी फुल पैंट से छोटा होता था लेकिन उनके घुटने से नीचे तक होता था। कैफ्री टाइप्स हम कह सकते हैं, मतलब हाफ पैंट से बड़ा होता था लेकिन फुल पैंट से छोटा होता था। इवन टुडे इफ एनीवन डेयर्स टू गो आउट इन द स्ट्रीट वियरिंग हाफ पैंट्स ही इज रिफर्ड टू एज ए पेडर। तो लेखक बताते हैं कि अभी भी अगर कोई इस तरह के ड्रेस में दिख जाता है तो उसको लोग जो है कहने लगते हैं कि वो पेडर की तरह ड्रेस पहना हुआ है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ जो हमारा वो है ब्रेड मेकिंग ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, कि अब इतना ब्रेड फेमस था तो जो वहाँ पे जो ब्रेड बनाने वाले होंगे जो इस बिज़नेस को करते होंगे वो भी मतलब एक क्यों करते होंगे, क्योंकि एक प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा, इससे उनको फ़ायदा होता था। तो ये नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा, लास्ट पैराग्राफ है इस चैप्टर का, कि जो बेकर्स होते हैं वो ऐसा नहीं था कि मतलब ब्रेड देते थे पैसा लेते थे, ब्रेड देते थे पैसा लेते थे, ऐसे कैसे ये यहाँ पर कैसे इस ब्रेड का डिलीवरी का कैसा सिस्टम था वो इसमें बताया हुआ है कि जो बेकर है वो मंथ के एंड में, हर महीने के एंड में जो है ब्रेड का बिल जो है उसका बिल का पेमेंट होता था पेडर को। जितने भी जो अकाउंट्स होते थे वो कहीं पर दीवार पर लिख दिए जाते थे पेंसिल वगैरह से, और उसके बाद से जब महीने का आखिरी दिन होता था तो उस टाइम उस पूरे महीने का हिसाब जिस घर में जितना ब्रेड गया होता था उसका दाम उस पेडर को दे दिया जाता था। तो यहाँ पर बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि जो ये बेकिंग का जो बेकर्स का जो ये प्रोफेशन था ये एक प्रॉफिटेबल
प्रॉफिटेबल प्रोसेसन था उस ज़माने में, क्योंकि वहाँ पर जो पोर्तुगीज़ थे वो फ्रेश बेक्ड लोव्स को जो है बहुत पसंद करते थे। और जो बेकर था वो अपनी फैमिली के साथ और अपने फैमिली के साथ जो है एकदम प्रॉस्पेरस धनी मनी दिखता था, क्योंकि वो सब जो है मोटे तगड़े होते थे। फिर तो यहाँ पर ही हमारा चैप्टर जो है ख़त्म हो चुका है। एक और पॉइंट है यहाँ पे कि जो पेडर होता था उसको जैक फ्रूट लाइक बोला जाता था, क्योंकि उनकी टोन जनरली जो होते थे पेडर्स, उनका टोन निकला वो होता था, वो हट्टे कट्टे होते थे, इसलिए जो है उनको जैक फ्रूट बोला जाता था। अब हम एक बार इस चैप्टर की हाईलाइट्स को देख लेते हैं। तो जो गोवा में जो पोर्तुगीज़ थे वो ब्रेड के लवर्स थे। तो इस टाइम उस ज़माने के जो ब्रेड खाने वाले थे वो तो इस समय नहीं है, लेकिन वहाँ पर अभी भी जो है दो ईटर्स ऑफ ब्रेड हैव नाउ गॉन बट इट्स मेकर्स स्टिल एग्जिस्ट। जो उस टाइम जो पोर्तुगीज़ लोग थे जो कि ब्रेड खाना पसंद करते थे वो तो अब चले गए वहाँ से, लेकिन वहाँ पर ब्रेड बनाने वाले अभी भी मौजूद हैं। जो नरेटर है हमारे यानी जो राइटर है वो बताता है कि बचपन के दिनों में जो बेकर होता था उनके ज़माने में वो उनका दोस्त हुआ करता था, उनका साथी हुआ करता था। और जो बेकर था उनके गली से उनके घर के सामने से 2 बार गुजरता था। एक बार जब वो ब्रेड को लेके जाता था तब, और दूसरी बार जब उसको बेच के खाली डब्बा लेके आता था तब। जो बेकर था वो अपने हाथ में एक बांस लिया रहता था जिससे झंझंग की आवाज़ आती थी, जिससे जो बच्चे सोए रहते थे उसकी आवाज़ सुनकर जो उठ जाते थे और दौड़े दौड़े बेकर के पास आ जाते थे। और सारे घर में जो सर्वेंट्स होते थे वो उस पेडर से जो है बेकर से ले लेते थे ब्रेड को। जो चिल्ड्रंस होते थे वो बेकर्स की बास्केट में से जो ब्रेड बैंगल्स, एक स्पेशल वैरायटी की ब्रेड होती थी, जो ब्रेड बैंगल्स मीठी ब्रेड होती थी, उसको लेने के लिए सब दौड़कर आते थे उसके पास। और जो चिल्ड्रंस होते थे उन ब्रेड को जो है गर्म चाय के साथ खाना पसंद करते थे। वो वहाँ पे उस टाइम पर ब्रेड इतना फेमस था कि जो मैरिजेज वगैरह या ओकेशन जो भी होते थे वो वहाँ के पॉपुलर बॉल ब्रेड के बिना जो है अधूरे होते थे। बॉल ब्रेड एक स्पेशल टाइप का जो है ब्रेड का ही वैरायटी है। वहाँ पर बॉलहिनस भी एक मीठा ब्रेड बनता था जो कि क्रिसमस के ओकेशन पर या दूसरे फेस्टिवल्स पर बहुत ही फेमस था, ये वहाँ पे बनता था। और जो बेकर्स होते थे उनका एक स्पेशल टाइप का ड्रेस होता था जिसको कि कबई बोला जाता था। ये जो पैंट था उनका फ्रॉक टाइप का ड्रेस था जो कि उनके घुटने से नीचे तक था, लेकिन फुल पैंट से छोटा था। और बेकिंग जो है वहाँ पर उस टाइम पर एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था। और बेकर्स जो थे उनकी एक प्लम्प बॉडी रहती थी, मतलब फूली हुई उनकी बॉडी होती थी और उनका टोन निकला हुआ था, इसलिए उन्हें जैक फ्रूट बोला जाता था। और जो बेकर्स थे वो अपने जो उनका जो मतलब ब्रेड जो देते थे उसका वो पैसा कैसे लेते थे, तो वो क्या करते थे कि दीवार पर किसी पेंसिल से लिख देते थे और उसके बाद से महीने के आखिरी पे उनका जो है हिसाब हो जाता था। अब हम फिर से जो है इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, पार्ट सेकेंड, कुर्ज। तो जो कुर्ज है हमारा, ये एक मेनली जो है कॉफ़ी और स्पाइस उगाने वाला एक हिली रीजन है। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है कि कुर्ज जो है एक बहुत ही सुंदर प्लेस है। जो कुर्ज है वो कर्नाटका का एक एरिया है। कुर्ज एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि जो है मैसूर और मैंगलोर के बीच प्रेजेंट है। ये इतना मतलब सुंदर है कि इसको हम अर्थ का हेवन भी कहते हैं, यानी इसको हम पृथ्वी का स्वर्ग भी कहते हैं कुर्ज को। और ये जो है मार्शियल मैन और ब्यूटीफुल वुमेन और वाइल्ड क्रिएचर्स के द्वारा, मतलब ये सारे लोग जो है यहाँ पर रहते हैं, मार्शियल मैन और ब्यूटीफुल वुमेन्स और वाइल्ड क्रिएचर्स यहाँ पर बेसिकली कुर्ज में रहते हैं। अब नेक्स्ट जो पैराग्राफ है हमारा, इसमें कुर्ज के वेदर और इन्वायरमेंट के बारे में बताया कि वहाँ पर क्या मौसम वहाँ पर कैसा रहता है और कैसे वहाँ का पर्यावरण है। तो ये जो है कर्नाटक का जो सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है कुर्ज, और इस यहाँ पर जो है एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी सदाबहार वन है जो हमेशा हरी भरी रहती है। यहाँ पर स्पाइसेस की, मसालों की और कॉफ़ी की खेती होती है। और जो यहाँ पे बेस्ट सीज़न है कुर्ज में, जिस समय कि यहाँ पर हम जाके ये बहुत अच्छा यहाँ का सुहाना मौसम होता है, जिस महीने से वो सितंबर से, मतलब सितंबर से यहाँ पर बहुत अच्छा यहाँ का इन्वायरमेंट हो जाता है और लगभग मार्च तक ये ऐसे ही एकदम बहुत ही अच्छा यहाँ का प्लेजेंट इन्वायरमेंट होता है। इसलिए यहाँ पर टूरिस्ट होते हैं वो बहुत ही आकर्षित होते हैं यहाँ पर आने के लिए। जो कुर्ज में जो वेदर होता है बहुत ही सुहावना होता है इन महीनों में, सितंबर से लेकर मार्च के बीच। और इसी समय जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं यहाँ घूमने। नेक्स्ट पैराग्राफ में कुर्ज के लोगों के बारे में बताया हुआ है कि जो कुर्ज में लोग रहते हैं उनके बारे में हम ऐसे डेफिनेटली कुछ नहीं कह सकते कि वो कौन है, कहाँ से आए हैं, लेकिन ऐसे अनुमान लगाया जाता है कि वो या तो ग्रीक हैं या तो अरबिक हैं। क्योंकि लीजेंड के अनुसार जो अलेक्जेंडर था, मतलब जो अलेक्जेंडर जो सिकंदर था, उसकी आर्मी जब साउथ में आई थी कर्नाटका के पास उसके किनारे पर, तो वहाँ पर वो कुछ समय के लिए सेटल हो गए थे जहाँ पर। और जब उनके सेना में से कुछ सैनिक जो है वापस अलेक्जेंडर के साथ वापस नहीं जा पाए थे, तो वो क्या किए थे, उसी एरिया के कुछ औरतों के साथ वहाँ पर शादी कर लिए थे और उनका कल्चर जो है उन दोनों से मिल गया और उससे एक नया मार्शियल ट्रेडिशन जनरेट हो गया जिससे कि उनको अरेबिक या ग्रीक कहा जा सकता है। और वही यहाँ पे मैरिजेज और रिलीजियस राइट्स दोनों कंबाइन हो गए हैं जिससे कि एक नया रिलीजियस वहाँ पे जनरेट हो गया।
जो कोडाबू जो हैं, जो कुर्ज में रहने वाले हैं, मतलब कोडाबूज, वहीं कुर्ज में रहने वाले को कोडाबूज बोला जाता है। वो एक लॉन्ग ब्लैक कोट पहनते हैं और जो कि उनके कमर पर जो है एक बेल्ट बंधी होती है, जिसको कूफिया वहाँ पर बोला जाता है। और ये कूफिया की तरह दिखता है, जो कि अरब्स में पहना जाता है और कुर्ड्स लोग भी इसको पहनते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि दोनों से कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रहे हैं, इसीलिए इसको ग्रीक भी कहा जा सकता है और अरेबिक भी कहा जा सकता है। जो नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा, इसमें कुर्ज की कुछ जो ब्रेवरी टेल्स हैं, यानी यहाँ के साहस की कुछ कहानियाँ जो है साहसी लोगों की यहाँ पे बताई गई हैं कि जो कुर्ज के लोग हैं वो अपने साहस के वजह से जो है बहुत जाने पहचाने जाते हैं। जो कुर्ज रेजिमेंट है, यानी कुर्ज की जो आर्मी है, वो वहाँ पर जो उनका जो ड्रेस है इंडियन आर्मी का, कुर्ज रेजिमेंट के इंडियन आर्मी का जो ड्रेस है वो बहुत ही डेकोरेटिव है, यानी बहुत ही अच्छा वहाँ का यूनिफॉर्म है उन लोगों का। और जो जनरल करियप्पा, जो कि हमारे इंडिया के फर्स्ट आर्मी चीफ जनरल थे, जनरल के.एल. करियप्पा, वो एक कुर्जी ही थे। और आज भी केवल कोडाबू जी ऐसे लोग हैं जिनको कि फायर आर्म्स रखने की परमिशन बिना लाइसेंस के है। मतलब ऐसे तो हम लोग को अगर कोई रखता है ऐसे बंदूक वगैरह तो उसको उसका लाइसेंस लेना मस्ट है, मतलब उसको लाइसेंस रखना ही पड़ेगा। लेकिन जो कोडाबूज लोग हैं, कुर्ज के लोग, वो इतने ब्रेव हैं और इतना उन पर विश्वास है वहाँ यहाँ की गवर्नमेंट का कि वो उन लोगों को जो है बिना लाइसेंस के ही जो है ये फायर आर्म्स बंदूक वगैरह रखने का परमिशन है। अब हम देखते हैं कि कुर्ज में वाइल्ड लाइफ कैसी, यानी जंगली जीव वहाँ पर कैसे रहते हैं। तो कुर्ज जो है एक बहुत ज़्यादा संख्या में वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स के रहने का जगह है। महासीर जो है एक मछली का नाम है, जो कि लार्ज फ्रेश वाटर में रहती है। महासीर ये एक मछली है जो वहाँ पर पाई जाती है। यहाँ पर किंगफिशर्स, स्क्वैरल्स और लंगूस भी पाए जाते हैं, जो कि बिना किसी डर के यहाँ पर रहते हैं। वाइल्ड एलिफेंट्स को भी देखा जा सकता है, जो कि रिवर में वाइल्ड एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बाथेड एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर महोत्स। जो वहाँ की नदियों में जो हाथी होते हैं, वो महोत्स जो हाथी पालने वाले होते हैं, उनके द्वारा जो है उनको वहाँ की रिवर में नहलाया जाता है, तो उनको आसानी से वहाँ पर देखा जा सकता है। और यहीं से जो है जो रिवर कावेरी है, वो रिवर कावेरी में जो पानी आता है वो कुर्ज की हिल से ही आता है, कुर्ज की पहाड़ियों से ही कावेरी रिवर में पानी जाता है। और बता रहा है यहाँ पे कि कुर्ज एक टूरिस्ट प्लेस की तरह भी एक बहुत ही विख्यात है, कि जो इवन द लेजिएस्ट टूरिस्ट बिकम एडवेंचरस ऑन कमिंग टू कुर्ज एज इट इज़ फुल ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स लाइक रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रॉक क्लाइंबिंग एक्सेट्रा। मतलब यहाँ पे ऐसे ये बता रहा है कि कोई ऐसा इंसान जिसको कि एडवेंचर में थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं है, वो भी अगर कुर्ज जाता है तो वहाँ पर वो भी एडवेंचरस हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे ऐसे एडवेंचरस स्पोर्ट्स खेलने वाले जगह हैं, जैसे कि यहाँ पर रिवर राफ्टिंग होती है, कैनोइंग होती है, रॉक क्लाइंबिंग, ये सारे स्पोर्ट्स जो है यहाँ पर आसानी से खेले जा सकते हैं। इसीलिए जो लेजिएस्ट टूरिस्ट होता है वो भी यहाँ पर आके एडवेंचरस हो जाता है। और यहाँ पे जो ब्रह्मगिरी हिल्स हैं उस पर अगर कोई चढ़ता है तो वहाँ से वो पूरे कुर्ज की झलक जो है देख सकता है। जो यहाँ पे ब्रह्मगिरी हिल्स है वहाँ से कुर्ज की एक बहुत ही अच्छी झलक दिखाई देती है। नेचर एट इट्स बेस्ट, मतलब प्रकृति का एकदम बहुत ही सुंदरतम रूप, जो हम कह सकते हैं सुंदरतम रूप, यहाँ पर कुर्ज में देखने को मिलता है। यानी सबसे अच्छा प्रकृति का रूप हम कह सकते हैं कि कुर्ज में हम देख सकते हैं। इंडिया का सबसे बड़ा तिब्बतन सेटलमेंट जो है वो बिलाकूप में है, जो यहाँ पर कि मोंक्स रहते हैं और ओकरे और येलो रोब्स यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर बहुत ही और भी सरप्राइजेज हैं जो कि कुर्ज में है, जो कि टूरिस्ट यहाँ पर आकर डिस्कवर करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ जो है हमारा लास्ट पैराग्राफ की रीचिंग कुर्ज के बारे में बता रहा है कि मतलब कैसे कुर्ज पर जो है पहुंचा जा सकता है। तो इसमें ये बता रहा है कि कुर्ज को जो है, अब कुर्ज एक पहाड़ी इलाका है तो वहाँ पर रोडवेज के द्वारा या रेलवे के द्वारा कुर्ज पर जो है रोडवेज या रेलवे के द्वारा जो है जाया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर पहाड़ी इलाकों में पहाड़ों को काट कर जो है रोडवेज और रेलवेज बनाई जा चुकी हैं। अब वहाँ पे अगर कोई एयर के थ्रू यानी एयरवेज से जाना चाहता है तो यहाँ पे सबसे नज़दीकी जो एयरपोर्ट्स हैं वो बेंगलोर है, वहाँ पर जाकर वो कुर्ज आसानी से पहुँच सकता है। और अगर कोई रोडवेज से कुर्ज जाता है तो ये जो है वहाँ से लगभग 250 से 260 किलोमीटर दूर है बेंगलोर से। तो फिर से हम एक बार इस चैप्टर की हाईलाइट्स देख लेते हैं, जिससे कि फिर से हमारे ये चैप्टर जो है फिर से हमारे रिपीट हो जाए, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए। तो कुर्ज, इसको कोडागू भी बोलते हैं, ये कर्नाटका का एक सबसे छोटा जो है डिस्ट्रिक्ट है और ये बहुत ही सुंदर प्लेस है। इसको पृथ्वी का स्वर्ग भी कहा जाता है। और सबसे बेस्ट सीजन जहाँ पर कि जिस समय कुर्ज जाके यहाँ पे घूमा जा सकता है वो सितंबर से मार्च का महीना होता है। यहाँ पर जो पीपुल होते हैं वो या तो अरब कल्चर से बिलोंग करते हैं या ग्रीक कल्चर से, या तो अरेबिक हैं या ग्रीक्स हैं। यहाँ के जो कल्चर है
यहाँ का जो कल्चर है, मतलब यहाँ पे कैसे लोग रहते हैं, तो यहाँ पे मार्शियल ट्रेडिशन के लोग रहते हैं, जो यहाँ पे मैरिजेज और रिलीजन राइट्स भी जो है रिलीजन राइट्स भी फॉलो होते हैं। जो कोडाबूज होते हैं यानी कुर्ज में रहने वाले लोग जो होते हैं वो लंबा ब्लैक कलर का जो है एम्ब्रॉयडर्ड कोट पहनते हैं, जिसको कि कूफिया बोला जाता है, और उनके कमर पर जो है एक बेल्ट लगा होता है जिसको कूफिया की तरह जो दिखाई देता है। जो कुर्ज रेजिमेंट है यानी जो यहाँ की सेना है, जो है यहाँ की इंडियन जो कुर्ज की आर्मी है, वो इंडियन आर्मी का एक डेकोरेटेड रेजिमेंट है। यानी जो कुर्ज रेजिमेंट है वहाँ का जो यूनिफॉर्म है बहुत ही डेकोरेटिव है। जो कोडाबूज हैं वो इंडिया में केवल कोडाबूज के लोग ही ऐसे हैं, मतलब कोडाबूज ही केवल ऐसे हैं जिनको कि जो है बिना लाइसेंस के बंदूक वगैरह रखने की परमिशन है, क्योंकि वो बहुत ही ब्रेव हैं और ट्रस्टफुल हैं। जो रिवर कावेरी है वो कुर्ज की पहाड़ियों से ही जो है निकलती है, और यहाँ पर बहुत ही विभिन्न प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। अलग अलग प्रकार की बर्ड्स और एनिमल्स भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं। ये एक कुर्ज एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर जो लेजिएस्ट टूरिस्ट होता है, यानी एक ऐसा इंसान जिसको कि एडवेंचर में थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं होता, वो भी अगर कुर्ज जाता है तो वो एडवेंचरस बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पोर्ट्स खेले जाने के स्पोर्ट्स हैं, जगह हैं। और जो तिब्बतन मोंक्स हैं वो भी एक सरप्राइज़ है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर देखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर तिब्बतन मोंक्स भी यहाँ पर रहते हैं। और नेक्स्ट और लास्ट पार्ट हमारे इस चैप्टर का जो है पार्ट 3, जो कि है टी फ्रॉम असम, यानी असम में चाय की खेती होती है, उसके बारे में इस पार्ट में बताया गया है। तो सबसे पहले हमने जो ऊपर जो है देखा था कि हमने 2 कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा था, राजवीर और प्रांजल, तो वो जो है इसी पार्ट में उनका काम है। सो फर्स्ट पैराग्राफ है हमारे यहाँ पे कि राजवीर विजिट टू असम, यानी राजवीर जो है वो असम घूमने जाता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि राजवीर और प्रांजल जो है वो असम में ट्रेन के द्वारा जाते हैं। जो प्रांजल होता है वो तो असम में ही रहता है, प्रांजल राजवीर को लेने गया रहता है, क्योंकि प्रांजल जो है वो राजवीर को प्रांजल जो है वो असम में रहता है, दोनों दोस्त होते हैं। तो प्रांजल जो है छुट्टियों में राजवीर को बुलाया जाता है कि तुम आओ समर वेकेशन में, मैं तुमको असम घुमाऊंगा। तो राजवीर जो होता है बहुत ही एक्साइटेड होता है असम की ब्यूटीफुल सीनरी को देखने के लिए, और वहाँ पर टी प्लांटेशंस होती हैं तो उसके बारे में भी देखने के लिए। राजवीर जो है दोनों जब ट्रेन में रहते हैं तो राजवीर जो है जो कि आया रहता है वो प्रांजल को बताता है कि तुम जानते हो प्रांजल, भारत में जो है लगभग 80 करोड़ कप चाय हर सुबह जो है पूरे दुनिया में पी जाती है। तो ये सुनकर जो है प्रांजल जो है वो सरप्राइज होता है, क्योंकि उसको ये नहीं पता रहता है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया हुआ है कि असम के ब्यूटीफुल टी गार्डन्स के बारे में बताया हुआ है कि राजवीर जो है दोनों ट्रेन में बैठे रहते हैं, तो राजवीर बाहर खिड़की के बाहर देखता है, एक पूरी असम की सुंदरता को देखता रहता है। जब वो ट्रेन में बैठकर उसी खिड़की से बाहर देख रहा होता है तो ये बहुत ही पैनारोमिक यानी बहुत ही प्लेजेंट जो है उसको सीन दिखाई दे रहा होता है। वहाँ पे चारों तरफ हरियाली थी, देयर वाज ग्रीनरी आउटसाइड। यहाँ पर ग्रीनरी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, हरियाली का इंग्लिश कोई पूछ सकता है, तो हरियाली को हम ग्रीनरी बोलते हैं। तो चारों तरफ हरियाली होती है वहाँ पर, और वहाँ पे सॉफ्ट ग्रीन पैडी यानी धान के खेत जो है चारों तरफ लहरा रहे होते हैं, और वहाँ पर चाय की झाड़ियाँ भी लगी होती हैं, और चाय की झाड़ियाँ जो है हर तरफ फैली होती हैं, जिसको कोई भी आसानी से देख सकता है। अब फिर क्या होता है, जो राजवीर होता है वो प्रांजल को बताता है कि कैसे टी का डिस्कवरी हुआ, कैसे टी डिस्कवर हुआ, टी की खोज कैसे हुई। तो वो बताता है कि तुम जानते हो, वो राजवीर बोलता है प्रांजल से कि प्रांजल क्या तुम्हें पता है कि बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित है कि कैसे चाय जो है अस्तित्व में आया। एक चाइनीज स्टोरी है, वो बोलता है कि एक चाइनीज स्टोरी और एक इंडियन स्टोरी है। तो सबसे पहले वो चाइनीज स्टोरी बताता है कि चाइनीज़ लोग कहते हैं कि जब कि एक वहाँ पर एक राजा रहता था, चाइना में एक एम्परर रहते थे, उनको पानी गर्म करके पीना अच्छा लगता था, वो बॉइल्ड वाटर पीते थे। तो एक बार क्या हो रहा था कि उनके लिए जब पानी गर्म हो रहा था तो उसमें अचानक से जो है कहीं हवा से बह के जो है 2 पत्तियाँ जो है आके छोटी छोटी पत्तियाँ आके उसी पानी में गिर गई, और वो पानी बॉयल हो गया। और जब उन्होंने उसको पी लिया तो उनको वो टेस्ट अच्छा लगा, फ्लेवर उनको अच्छा लगा, और फिर बाद में जो पता चला कि जो 2 पत्तियाँ उसमें गिरी थी वो चाय की पत्तियाँ थी। तो ये चाइनीज़ कहानी है कि उसके बाद से जो है चाय अस्तित्व में आ गया, उसके बाद से उन्हीं पत्तियों को जो है बॉयल करके पिया जाने लगा। फिर और जो इंडियन स्टोरी है वो कहती है कि जो बुद्धिस्ट लोग थे वो जो है मतलब बुद्धिस्ट लोग थे, वो मेडिटेशन करते थे, ध्यान लगाते थे, तो उनका जो आई लिस्ट था उनकी वजह से उनको नींद आती थी, जिससे कि उनको मेडिटेशन करने में प्रॉब्लम होता था। इसीलिए एक बार क्या हुआ था कि एक बुद्धिस्ट मॉन्क ने जो है अपनी आई लिस्ट जो है उनको कट कर दिया था, क्योंकि उसकी वजह से उनको स्लीपी फील होता था मेडिटेशन के दौरान। तो उन्होंने 10 आई लिड्स को कट किया। उसके बाद से क्या हुआ कि जो 10 आई लिड्स थी उनकी वो तीनों जो है 10 जो है चाय की पत्तियों के रूप में कन्वर्ट हो गई।
उसके बाद से क्या हुआ था कि जब इन पत्तियों को गर्म करके दिस लीव्स ऑफ दिस प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर, जब इन पत्तियों को जो है पानी में, जब बॉइल्ड पानी में डाला गया और इसको पिया गया तो उसके बाद से उनकी नींद गायब हो गई। मतलब इस स्टोरी से हमें यह पता चलता है कि चाय पीने से हमारी नींद खत्म होती है, ठीक है। तो उससे लिए उन लोगों को पता चला, अब उनको जिस चीज़ की ज़रूरत थी उसी की वजह से उन्होंने चाय को डिस्कवर किया, क्योंकि जब किसी की ज़रूरत होती है तभी उसका आविष्कार होता है। तो इन लोगों को नींद आती थी तो फिर वही उन्होंने आईलिड कट किया, तो वो जो है टी लीव्स में बदल गए। 10 आईलिड्स को उन्होंने कट किया, फिर जब उनको बॉयल करके उन्होंने सबने पिया तो उन लोगों को नींद कम लगने लगा। तो ये स्टोरी है, ये इंडियन स्टोरी है, जो कि एक मतलब चमत्कार टाइप स्टोरी लग रही है। फिर नेक्स्ट जो पैराग्राफ है हमारा कि चाइनीज़ द टी लवर्स। चाइनीज़ में मतलब सबसे ऐसी ये मान्यता है कि चाइनीज़ में ही चाय जो है डिस्कवर हुआ था, कि चाइना के लोग जो है टी लवर्स हैं, वो इस पैराग्राफ में बताया हुआ है। कि राजवीर प्रांजल के बोलता है कि सबसे पहले चाय जो है चाइना में पी गई थी। सबसे पहले कप चाय की जो है वो चाइना में पी गई थी, क्योंकि कुछ चाय से रिलेटेड सब जैसे कि चाय हो गया, चीनी हो गया, ये ऐसा लगता है कि ये सब इन सब की उत्पत्ति जो है ये चाइनीज़ लोगों के द्वारा हुई है। चाइना से ही जो है पूरे यूरोप में टी फैला था और एशिया में भी। सबसे पहले जो टी था वो मेडिसिन के रूप में पिया जाता था, यानी दवा के रूप में, औषधि के रूप में पिया जाता था। उसके बाद से इसको एक जलपान के रूप में पिया जाने लगा, यानी इसको एक मतलब हम कह सकते हैं कि मतलब अच्छा लगने लगा, टेस्ट के लिए इसको पिया जाने लगा। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ इसमें बोल रहा है ढेकिया बारी का, कि द बॉयज एलाइटेड एट मरियानी जंक्शन। जब मरियानी जंक्शन पर आके ट्रेन रुकी तो फिर वो जो है ढेकिया बारी की तरफ जाने लगे, जहाँ पर जो है प्रांजल रहता था। वहाँ पर टी गार्डन्स थी जो कि प्रांजल के फादर की थी, वो उनकी जो है मतलब उन्हीं के अंडर में वो सब उगाए जाते थे। तो वहाँ पर जो चाय तोड़ने वाले जो टी प्लकर्स थे वो बम्बू बास्केट्स में, यानी बांस की बनी टोकरियों में जो है चाय की पत्तियों को तोड़ तोड़ के रख रहे थे, जो कि प्लास्टिक के एप्रॉन्स यानी प्लास्टिक के कपड़े पहने हुए थे। वो पत्तियों की जो नई पत्तियाँ जो खिली थी चाय की झाड़ियों में, उसको प्लग करके अपनी टोकरी में रख रहे थे, जो कि चारों तरफ देखा जा सकता था। तो जो प्रांजल वो बोलता है, राजवीर जो होता है वो प्रांजल के फादर से बोलता है कि इसी समय जो है ना, यही समय ना है जो मई से जुलाई तक का जो समय, इस टाइम सबसे बेस्ट चाय की पत्तियाँ जो है वो पाई जा सकती हैं। तो यहाँ पर ही हमारा चैप्टर जो है ख़त्म हो जाता है, थर्ड पार्ट भी। एक बार फिर से जो है हम जो है ये जो टी है, टी फ्रॉम असम, इस पार्ट का हाईलाइट देख लेते हैं, जिससे कि फिर से जो है हम इसको अच्छे से जो है इसको रिवाइज कर लें। तो प्रांजल और राजवीर जो होते हैं दो दोस्त होते हैं, और प्रांजल जो है वो असम में ही रहता है। तो एक बार गर्मियों की छुट्टी में वो अपने दोस्त राजवीर को बोला रहता है कि तुम आओ, मैं तुम्हें असम घुमाऊंगा। तो राजवीर जो होता है वो वो चूँकि पहली बार असम आया रहता है, तो वो बाहर ट्रेन से बैठकर जो है बाहर की ब्यूटीफुल सीनरीज को देख रहा होता है, चाय की बुशेज को देख रहा होता है। चारों तरफ हरियाली दिखाई देती है और जिसको कोई भी देख सकता है, किसी को भी वो सुंदर लगेगा। और वहाँ पर जो है धान की खेती भी होती है, वहाँ पर धान लगे हुए हैं चारों तरफ, और हर तरफ जो है चाय की बुशेज देखी जा सकती हैं, चाय की झाड़ियाँ देखी जा सकती हैं। असम जो है बहुत ही मतलब असम में बहुत ज़्यादा जो है टी का प्लांटेशन होता है। मतलब विश्व में सबसे ज़्यादा उगाए जाने वाले क्षेत्रों में से एक है हमारा असम है। फिर बोलता है, वो बताता है जो प्रांजल है, राजवीर जो है वो प्रांजल को बताता है कि कैसे चाय की डिस्कवरी हुई। तो वो एक चाइनीज स्टोरी बताता है कि चाइनीज़ में कैसे एक एम्परर थे और उनका पानी गर्म हो रहा था, उनको पानी गर्म पीने का शौक था, उसमें 2 पत्तियाँ आके गिर गई जिससे कि चाय का डिस्कवर हो गया था। ये एक चाइनीज स्टोरी बताता है राजवीर। और दूसरी एक इंडियन स्टोरी बताता है कि इंडियन में जो बुद्धिस्ट मोंक्स थे उनको मेडिटेशन करना रहता था, तो उनको जो है मेडिटेशन के समय उनके आईलिड्स के कारण उनको जो है नींद लगती थी, जिसकी वजह से जो बोधि धर्मा थे एक, उन्होंने अपनी 10 आईलिड्स को काट दिया था, जिससे कि वो 10 जो है टी लीव्स में कन्वर्ट हो गई थी। और जब इसको गर्म करके पिया गया था तो फिर इससे उनको कम नींद लगने लगी थी। और उसके बाद से फिर बोला जा रहा है कि जो चाय है उसका बेसिकली जो डिस्कवरी हुआ है वो चाइना से ही हुआ है, और चाइना के बाद ही वो अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज़ में गया और एशियन कंट्रीज़ में भी। उसके बाद से इसमें बताया है लास्ट में कि जो प्रांजल के फादर हैं वो ढेकिया बारी में जो टी गार्डन्स है उनका मैनेजमेंट उनके प्रांजल के पिताजी करते हैं। और जहाँ पर जब वो दोनों पहुँचते हैं राजवीर और प्रांजल, तो वो दोनों देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे टी प्लकर जो हैं वो चाय की बुशेज में से, चाय की झाड़ियों में से जो एकदम नई कलियाँ जो नई पत्तियाँ निकली हुई थी चाय की, वो उनको तोड़ रहे थे और अपनी पीठ पर लगी हुई बम्बू के टोकरियों में, बाँस की टोकरी में उसको रख रहे थे। और वो यहाँ पर ये भी बताया गया है कि जो मई से जुलाई के बीच में जो चाय की पत्तियाँ निकलती हैं वो बेस्ट क्वालिटी उनकी होती है। तो यहाँ पर ही हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है, चैप्टर नंबर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। इसके तीनों पार्ट को हमने एक ही वीडियो में कवर कर लिया है।
आई होप ये तीनों पार्ट आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टिल बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल बीट्स अबाउट। थैंक यू।